दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट में मैप मेथड का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैप मेथड एक एरे मेथड होता है और ये किस तरीके से काम करता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधे अपने गूगल शीट के अंदर और यहाँ पे देखिए हमने कई जो है एक जो डेटा बना के रखा हुआ है, जिसमें बहुत जो है कुछ कंपनी के लिस्ट हैं और हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी डेटा है वो स्प्लिट होकर के यहाँ पर आ जाए। जो मतलब जहाँ पे स्पेस वगैरह है उस स्पेस से हमें डेटा को स्प्लिट करना है। तो वैसे गूगल शीट के अंदर डेटा को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट फंक्शन दिया गया है, लेकिन यदि आपसे कोई कंडीशन अगर रख दी जाए कि आप इसे ऐप स्क्रिप्ट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप आज यहाँ सीखने वाले हैं। तो इसका एक मैं डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है स्प्लिट, और जैसे ही मैं यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करूँगा दोस्तों, ये सारे नेम जो होता है सेग्रीगेट हो करके देखिए डिफरेंट कॉलम्स में आ गए हैं। तो ये चीज़ें जो है हम कैसे कर पा रहे हैं वही आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको ये कोड मेरी वेबसाइट पर जल्दी मिल जाएगी, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट के अंदर और यहाँ पे है हमारा गूगल शीट का डेटा और इसमें जो कई सारे नेम आप जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसे हमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट जो करने के लिए हमें जो है ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू, वैसे आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी है जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, स्प्लिट के माध्यम से हम डायरेक्ट जो है इस डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो स्प्लिट करना है उसे हमें ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे उसके लिए हम सीधे चलते पहले अपने ऐप स्क्रिप्ट जो हमारा एडिटर है उसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है और यहाँ से आपको स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चले जाना है। तो मैंने इसे पहले से ही ओपन करके रखा है, तो डायरेक्ट मैं इसके अंदर एंटर हो गया और हम यहाँ पे अब अपने इसके लिए हम स्क्रिप्टिंग करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए इस बार जैसे फंक्शन के बाद फिर आप माई फंक्शन इस तरीके से जो लिखते थे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके जो भी डेटा लिखते थे वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ और इस बार इसी फंक्शन को मैं एरो मेथड से मैं इसको लिख करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ वैर, और इस बार इसका नाम दे देता हूँ वैर मैप मेथड, ऐसा एक नाम दिया मैंने। और ये है दोस्तों एरो मेथड जो मैं अभी आपको लिख करके दिखाऊंगा। इसका मैं वैसे एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊँगा कि एरो मेथड क्या होता है और इसे ऐप स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मैप मेथड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैप डाटा, ऐसा कुछ मैंने लिखा और इसका नाम दे दिया क्योंकि, और यहाँ पे फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है और मैप डाटा के बाद यहाँ पे हमें इक्वल और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी देना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों। ये जो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस पूरे जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए यहाँ पे कर इक्वल और यहाँ ग्रेटर देन का जो साइन दिया इसे हम कहते हैं एरो मेथड। तो दोस्तों, ये काम बिल्कुल सेम वैसे ही करता है जैसे कि आपका फंक्शन और माई फंक्शन में आप काम करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो मैं इसको भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अब सीधे इसके अंदर हम फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं, एस इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट और डॉट गेट शीट बाय नेम। और डॉट गेट शीट बाय नेम वाला जो मेथड है इसे आप पर्टिकुलर उस शीट पे चले जाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टैब के अंदर जाना चाहते हैं तो आप गेट शीट बाय नेम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा जो मेरा शीट नेम है वो है हमारा नेम लिस्ट, और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड के कॉमा के अंदर आपको अपने शीट का नेम दे देना है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने डेटा रेंज को, जो भी हमारा डेटा है उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा रेंज और नाम से एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया और एस डॉट गेट रेंज मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। गेट रेंज में हम सीधे A1 नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ से
A2 से लेकर के जो ये डेटा है A2 से A50 तक 52 तक की डेटा को ले लेते हैं, A2 कॉमा A52, और यहाँ से डॉट गेट वैल्यू, ये जो मेथड है इसे हम पूरे डेटा को जो होता है कैप्चर कर लेंगे इस डेटा रेंज के अंदर। अब दोस्तों क्या है कि ये जो अगर मैं अभी आपको लॉगर लॉग अगर करके इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या डेटा मेरा स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा रेंज जो हमारा वेरिएबल है, अब इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ और डाटा रेंज और ब्रैकेट को ओपन कर क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा इसको हटाते हैं और यहाँ सेमी कॉलन दे करके लाइन को क्लोज करते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल आर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा थी सुनील डेयरी तक का जो भी नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक की सारी डेटा जो है इसके अंदर आ गई हैं। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तरीका स्टैटिक है। इट मीन्स ये है कि अगर आप जो हमारा डेटा लिस्ट है जिसकी जो लास्ट रो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है 52, अगर यदि आप यहाँ पे 53 रो नंबर में अगर कोई डेटा ऐड करते हैं तो ये आपके डेटा रेंज के ये जो डेटा रेंज जो हमारा है इसके अंदर स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको 52 में ही इसको लॉक कर दिया है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपने A1 नोटेशन का इस्तेमाल किया है और अपने डेटा को डायनेमिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डेटा की लास्ट रो को आपको फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए मैंने गेट लास्ट रो का एक मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें आपने अलग अलग तरीके से डेटा की लास्ट रो को फाइंड करने का तरीका मैंने बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको पहले लास्ट रो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट रो, और लास्ट रो में हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं एसएस उस सीट के अंदर जो हमारी लास्ट रो है। गेट लास्ट रो मेथड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करके सेमी कॉलन दे देते हैं। तो ये हमारा जो ये मेथड जो है ना ये डेटा के लास्ट रो को हमें बताएगा। यदि मैं इसको जो होता है यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल नेम है इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करूँ और कंट्रोल S से इसे सेव करके इसे कंट्रोल R से यदि मैं रन कराता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो डेटा की लास्ट रो है वो है 52। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो ये डेटा की लास्ट रो हमको बता रहा है 52। अब यदि आप यहाँ पे कोई भी डेटा को ऐड करते हैं, सपोज मान लीजिए मैं कर देता हूँ XY और यहाँ पे Z कंपनी, XYZ कंपनी नाम से मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया, तो अब आपका जो डेटा का लास्ट रो हो गया वो है 53। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं एक बार इसको जो है फिर से रन कराते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारा लास्ट रो देखिए यहाँ पे 53 आ चुका है। तो ये हमें हर बार जो होता है अगर आपका डेटा अपडेट होता है तो लास्ट रो भी हमारा अपडेट होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में इसे हमें क्या करना है, जो हमारा ये लास्ट रो मेथड है जो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से जो आपने अभी 52 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको हटाना है और जस्ट यहाँ पे जो अपने सेमी यहाँ पे जो सिंगल लिमिटेड कॉमा दिया उसके बाहर प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे इस वेरिएबल को पेस्ट कर देना है। इसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन, इसको या फिर जैसे ज्वाइंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो ये डेटा है ये पूरी तरीके से डायनेमिक हो गया है। अब यदि आप इसको जो है सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं तो आपकी जो लास्ट रो की जो वैल्यू होगी वो भी इसके अंदर जो है टिक हो जाएगी। ये एक मिनट में डेटा रेंज को इसके अंदर डालता हूँ लॉगर लॉग के अंदर और मैं इसको सेव करता हूँ और कंट्रोल R से इसे रन कर देता हूँ। तो देखते हैं कि अभी लास्ट जो वैल्यू है वो भी इसके अंदर कैप्चर होती है कि नहीं, और ये देखिए XYZ कंपनी भी इसके अंदर ऐड हो गई है। अब यदि आप इसके अंदर कोई दूसरा नाम भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप A1 नोटेशन के अंदर भी डेटा के लास्ट रो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर लास्ट रो की बात। अब हम डेटा को स्प्लिट कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो मैप मेथड होता है, मैप मेथड जो लिखा जाता है वो एक तरीके से एरे फंक्शन होता है। वो आपके डेटा की हर एक वैल्यू, हर एक रो के डेटा को वो चेक करता है, चाहे वो डेटा आपका रो में है कॉलम में है, वो एक एक रो एक एक कॉलम को चेक करता है। तो इसका जो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको अपने एरे का नाम देना होता है। जैसे इस वक्त मेरा एरे है डेटा रेंज, और उसके बाद आपको यहाँ डॉट लगाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है मैप। तो मैप जो मेथड है ये एक कॉल बैक फंक्शन है, मतलब इसके अंदर भी हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है और उसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी होती है और वो वैल्यू आपके एरे की हर एक वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसे लिखने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा और उसके बाद
ब्रैकेट को ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको कोई वैल्यू पास करनी होती है एज ए वेरिएबल के रूप में। और यहाँ पे जैसे मैंने पास कर दिया डेटा, तो ये जो डेटा है, ये डेटा आपके डेटा रेंज की हर एक वैल्यू को ये रीड करेगा और और जो फंक्शन होता है, जो कि ये मैप एक फंक्शन है और एक कॉल बैक फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा कुछ न कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपको जो है करली ब्रैकेट को ओपन करना है और अब यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस भी दे देना है हमको यहाँ पे हल्का सा। और ये हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैप हमेशा जो ये फंक्शन है, कोई भी कॉल बैक फंक्शन हमें कुछ न कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न में आपको जो ये डेटा है, डेटा अब आपकी जो डेटा रेंज में जो भी वैल्यूज होंगी वो अब आपके इस डेटा के अंदर ही स्टोर हो गई होंगी। तो डेटा अपडेट, क्योंकि हमें ये एक एरे फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ज़ीरो इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि आपका फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे एरे के अंदर जो स्टार्टिंग कॉलम होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये मैप मेथड जो है हमारा अब हर 0 जो कॉलम है उसकी हर एक रो को चेक करेगा और हमें वहाँ से कुछ जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी उसे रिटर्न करेगा। अब चूँकि रिटर्न करेगा तो हमें एक जो है इसे स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना करके उस जो रिज़ल्ट हमें मिलेगी उसको हम स्टोर करते हैं। तो इसका नाम ही हमने दे दिया रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट जो भी अब डेटा 0 की जो वैल्यू होगी वो अब हमारे रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सेमी कॉलन देके क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं लॉग करके मैं आपको दिखाता हूँ और डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट जो हमारा वेरिएबल है, और यहाँ से सेमी कॉलन दे करके इसे क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस से इसे सेव करता हूँ और कंट्रोल आर से इसे हम रन कराते हैं। तो देखिए अभी हमने जो डेटा रेंज को जो होता है रन कराया था, तो वो सारी वैल्यूज़ जो होता है यहाँ पे आ रही थी। वही चीज़ मैंने जो है मैप मेथड में अगर यूज़ किया तो वो सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आ गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, एक चीज़ शायद मैं आपको नोटिस नहीं कराई मैंने, कि जब हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये डेटा को यहाँ पे आप देखिए ये डेटा को एक्चुअली एक तरीके से इसने ट्रांसपोज कर दिया है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ओपनिंग है और यहीं पे जस्ट नीचे स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग भी दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर ही डेटा सारा पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सारी वैल्यूज़ अभी आप देख रहे हैं वो ये एक एक कॉलम है। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ रो में दिखाई पड़ रही है, और जैसे ही हमने मैप मेथड का इस्तेमाल किया ये सारी डेटा ट्रांसपोज हो करके अब एक एक कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसको बंद करूँ और यहाँ पे जो अभी रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेटा रेंज को मैं एक बार दिखाता हूँ और आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगा। कंट्रोल एस करता हूँ और इसे मैं कंट्रोल आर से रन कराता हूँ। तो अभी आप देखिएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग थी वो अभी इसमें किस तरीके से दिखाई पड़ेगी। ये देखिए अभी आपने जो ये देखा था कि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था और सीधे एक लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था और क्लोजिंग में, और यहाँ पे एक स्टार्टिंग में लगा हुआ था, उसके बीच में कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारी जो वैल्यू है वो एक एक रो में है। और जब हम मैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो रो वाली जो वैल्यू है वो ट्रांसपोज हो करके कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब तो यहाँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये रो कॉलम का क्या चक्कर है। अब चूंकि हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें करना है इस डेटा को स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा जो हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब हमारा जो होता है फर्स्ट कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे ये सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, मतलब इसकी भी हमारा इस जो रो के अंदर जो वैल्यू है इसकी भी एक इंडेक्सिंग होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे तो एरे के अंदर ये हमारी 0 इंडेक्सिंग पे होगी, इसी तरीके से ये हमारा जो है 1 इंडेक्सिंग पे होगा। यदि हमारे पास 3 या 4 नंबर जो होते हैं 4 वर्ड्स हैं तो वो भी 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग एरे के अंदर होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ आपको जो हमने कॉलम दिया है उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा स्प्लिट, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को ओपन करना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि सेपरेटर क्या है, मैंने आपके डेटा का जो सेपरेटर है मतलब किसके आधार पे आप डेटा को स्प्लिट कराना चाहते हैं। तो मैं स्पेस के आधार पे डेटा को स्प्लिट कराना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपको कौन से नंबर की डेटा को जो होता है स्प्लिट कराना चाहते हैं। तो हमारा जो होता है पहले जो होता है, अगर हमें
जो हमारी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हमें करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, हमें मतलब 0 नंबर के जो वर्ड्स हैं उसको स्प्लिट करके यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया और मैं इसको एक बार ये, क्योंकि हमारा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो मैप मेथड हमको जो रिज़ल्ट देगा वो हमें एक एक कॉलम के अंदर देगा। तो अब चूँकि हमारा जो डेटा है वो अभी हमारा रो के अंदर है, तो इसको जो होता है रो के अंदर में, रो में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहर से भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये हमने लगा दिया। अब हम इसको जो होता है ये जस्ट हमें यही साइड वाले जो कॉलम है इसी के अंदर हमें पेस्ट करना है। तो हमें पेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा ss.getRange और गेट रेंज में, और यहाँ पे हमें देना होगा तीसरे नंबर से कॉलम से नहीं स्टार्ट करना, 2 नंबर कॉलम से स्टार्ट करना है और 2 नंबर रो से स्टार्ट करना है और कॉलम नंबर भी मेरा 2 ही है। और उसके बाद हमें डेटा को डायनेमिकली, अगर हमारे पास अगर सिंगल डेटा है तो या फिर 2 हो रहे हैं या फिर 3 हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, तो हमको डायनेमिकली जो होता है तो उसी तरीके से हमें आगे कॉलम में भी बढ़ाने हैं और उसकी लंबाई मतलब रो में और कॉलम में ऑटोमेटिकली वो बढ़ता रहे, जिस हिसाब से हमारा डेटा का लेंथ बढ़ता रहेगा। तो उसके लिए डायनेमिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा रिजल्ट डॉट लेंथ। ये हो गया कितने नंबर रो तक, मतलब रिजल्ट मतलब हमें क्या बताएगा, जो डेटा की हमारी लास्ट पोजीशन है मतलब वहाँ तक हमें चलना है, रिजल्ट डॉट लेंथ। उसके बाद यहाँ अब कितने नंबर कॉलम तक, जितना हमारे डेटा का लेंथ होगा। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, रिजल्ट 0 मतलब स्टार्टिंग से डॉट लेंथ, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें किसी वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, सेट करना होगा मुझे जो हमारा रिजल्ट आंसर देगा, सेट वैल्यूज, और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा रिजल्ट। तो रिजल्ट हमने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों। ये हमने डेटा को 2 नंबर रो से 2 नंबर कॉलम के बीच में, ये यहाँ ये क्योंकि हमारा देखिए 2 नंबर रो है और हमारा कॉलम है डी, क्योंकि हमारा कॉलम नंबर भी 2 है तो हमने यहाँ पे लिखा 2 नंबर रो, 2 नंबर कॉलम से जितना भी हमारा जो इसके अंदर वैल्यू होगी उतना नीचे तक जाना है और कॉलम में कितना आगे बढ़ना है, जितना इस डेटा की चौड़ाई होगी, मतलब जितना इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगा कॉलम के अकॉर्डिंग उतना ही स्प्लिट करते जाना है। तो ये तो अभी हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पहला 0 इंडेक्स दिया, तो ये क्या करेगा, ये जितना भी हमारा डेटा का जो ये फर्स्ट नेम होगा उसको स्प्लिट करके इस कॉलम में ले करके चला आएगा। तो हम यहाँ पे इसे डेटा को पहले सेव करते हैं, कंट्रोल एस, इसको एक बार हम रन करा के देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ये प्रॉपर यहाँ पे चल जाएगी। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और ये देखें आपके डेटा की जितनी भी फर्स्ट जो एलिमेंट हैं इसके अंदर वो सारे स्प्लिट होकर के यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अभी तो एक हमने ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए किया था, इसी तरीके से हमें सारे अगर एलिमेंट को करना होगा तो कैसे लिखेंगे हम वो भी हम यहाँ पे चेक कर देख लेते हैं। तो इसको मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ पे जस्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, बस सिंपली आपको कॉमा लगा देना है। और कॉमा लगाने के बाद ये जो अभी हमने यहाँ पे डेटा 0 डॉट स्प्लिट किया हुआ है इसी को हमें कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करना है। और इस बार हमें क्योंकि कॉलम तो हमारा वही है, अब हमें जो होता है इसकी जो इंडेक्सिंग है, जो इसके अंदर जो भी हमारे टेक्स्ट पड़े हुए हैं उसको हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो इंडेक्सिंग है उसको वहाँ से स्प्लिट करना है। और इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी हमें जहाँ तक हमने स्टार्टिंग में काउंट किया था लगभग 5 वर्ड्स के हैं ये, तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से इसको जो होता है 2 और फिर हमें यहाँ पे कॉमा लेकर के कंट्रोल V करना है और यहाँ पे हर एक की इंडेक्सिंग हमें दे देनी है। तो यहाँ पे हमने किया 3 और यहाँ पे कॉमा देना है कंट्रोल V और 3 के बाद हमें यहाँ पे 4 करना है और फिर से हमें कॉमा लगा करके यहाँ तक 5 कर देना है। मतलब क्या होगा, उस रो के अंदर अगर हमारे पास जो होता है 5 अगर लेंथ तक की डेटा होगी तो वो सारे जो होता है स्प्लिट होकर के एक एक करके आगे आगे कॉलम में चले आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो होता है सेव कर देता हूँ और एक बार मैं इसको रन करा के देखता हूँ। देखिए सक्सेसफुली ये रन हो गया और हमारा सारा डेटा जिसमें अगर दो यहाँ पे वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स के अगर ये टेक्स्ट है तो ये जो होता है यहाँ पे 2 में स्प्लिट हो गया, जिसमें 4 वर्ड्स के हैं तो ये देखिए 4 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया। तो मतलब जिसकी जितनी भी
जो भी टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा नीचे भी करके दिखाऊँ तो ये देखिए, जो भी टेक्स्ट हैं इसके अंदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कॉलम में स्प्लिट हो गए हैं। अगर यदि आप इसे यूज़र्स के लिए देना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी चीज़ मैं और भी आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा रिजल्ट 0 डॉट लेंथ लिखा था, क्योंकि अगर जैसे अगर इसकी लेंथ, जो कॉलम्स की लेंथ, अगर पहले हमने क्या किया था कि फर्स्ट एलिमेंट को मैंने स्प्लिट किया था, तो यहाँ पे इसकी लंबाई ऑटोमेटिक जो थी वो उसके अकॉर्डिंग जो है स्प्लिट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 2, 3, 4, 5 नंबर के एलिमेंट को स्प्लिट करना चाहा तो ऑटोमेटिक जो भी इसकी कॉलम लेंथ यहाँ पे बनेगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चली आएगी। इसलिए मैंने इस पूरे डेटा को ही डायनेमिक बना दिया था, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यह आपका इस तरीके से आप मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो है यहाँ पे एक बटन भी बनाना दिखाता हूँ और इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैप मेथड का मैं एक दूसरा भी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं मैप मेथड को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उसमें क्लियर करूँगा। तो दोस्तों और क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एग्जांपल क्लियर करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट भी इस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर आपको जाना है ड्राइंग में, और ड्राइंग के अंदर यहाँ पर आपको एक आइकन मिल जाता है ये इस तरीके से डिज़ाइन का। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं शेप का, और शेप में जा करके यहाँ से कोई भी शेप आप ले सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसके अंदर एक लिख देना है आपको जो भी आप लिखना चाहें। जैसे मुझे स्प्लिट करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्लिट, और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। तो भी थोड़ा सा इसकी मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ सही से, ये हो गया मिडिल में, और थोड़ा सा और इसके बीच में लेता हूँ बस। तो ये यहाँ पे बन गया, और मैं इसको जो है सेव करके और क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्प्लिट का बटन यहाँ पे आ गया है, और मैं अभी इसके अंदर कोई भी फंक्शन मैंने असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी फंक्शन असाइन नहीं किया है। तो अब इसको असाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे एडिट करना होगा, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये 3 डॉट्स आते हैं। अब असाइन ए स्क्रिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, और आपके जो स्क्रिप्ट का नाम है वो है मैप मेथड। तो यहीं सिंपली आप इसी को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब आपको इसे ओके कर देना है। तो अभी ये जो है यहाँ पे ये फंक्शन इस बटन में असाइन हो चुकी है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरा, और फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसके लिए बटन यहाँ पे असाइन किया हुआ है, और हम इसी बटन का इस्तेमाल करके डेटा को स्प्लिट करेंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप किसी यूज़र को देंगे तो बार बार आपको मतलब यहाँ पे अगर बटन दे देंगे तो वो यूज़र को जो है इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली इसी बटन को से ही अगर क्लिक करेगा तो डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और स्क्रिप्ट देखिए यहाँ पर रन हो गई, और डेटा भी आपका यहाँ पे स्प्लिट हो करके आ गया। तो इस तरीके से आप मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्प्लिट का भी इस्तेमाल करके डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और भी मैं मैप की जो है एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट इसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।